Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. दोस्तों चैप्टर फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट है। जिससे पहले वीडियो के दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ चैप्टर है और आप ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब आपने पहले भी देखा था कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, लेकिन हमारे भारत के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेट्स, अब क्योंकि 29 स्टेट्स हैं हमारे भारत के अंदर एट प्रेजेंट टाइम, पहले 28 थे अब 29 हो चुके हैं, आप सभी को पता है। अब यहाँ पे हमें जानने की कोशिश करनी है कि कैसे जो हमारा रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अलग अलग है। अब पूरे भारत की डेंसिटी जो है वो आपको पता है 382 है, ठीक है। अब पूरे भारत की तो हमें 382 डेंसिटी मिल जाती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में अलग अलग है, और उसमें से भी हमें यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, वहाँ की भी जो आपकी डेंसिटी वो अलग अलग है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ होने के हिसाब से ये देखा गया है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम हुआ है। इसका मतलब उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल निभाया है। तो दक्षिण के बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपका बुक के अंदर लिखा हुआ है कि कर्नाटका है, केरला है, उसके बाद तमिलनाडु है, कर्नाटका है ना। यहाँ पे चेन्नई हो गया, पौंडीचेरी हो गया, तमिलनाडु मतलब हैदराबाद, यहाँ के जितने भी साउथ के स्टेट्स हैं ना, यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है। तो 20% मैं बोल सकता हूँ कि अकेला केरला है जिसने 9.4% अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने की कोशिश करी है। तो ये वो स्टेट्स है जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ नामात्र मैं बोल सकता हूँ हुआ है। लेकिन अगर हम उसी के दूसरी प्लेस पे जाए तो हमें उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल एंड नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट्स के तो हमें इतने ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ मिलेंगे। लगभग यहाँ के इलाकों में, यहाँ के इलाकों में, यहाँ के इलाकों में पॉपुलेशन ग्रोथ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। स्पेशल अगर देखा जाए तो वहाँ पर एडोलेसेंट पॉपुलेशन जो है वो 22% थी, जिसमें से 53% लड़के थे और 47% लड़कियाँ थी। और सिर्फ अकेले गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर ये देखा गया कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रही, यानी कि 20 to 20% रही। लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहीं पर इसकी जो ग्रोथ थी वो ज़्यादा हो गई। मतलब अब वो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि कहीं पे पॉपुलेशन कम है, कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन आप सभी को पता है कि एडोलेसेंट जो पॉपुलेशन होती है, जो किशोर अवस्था होती है, वो हमारे यूथ के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनसंख्या जो इफ़ेक्ट करती है, जो जनसंख्या ग्रोथ होती है, उसका कहीं ना कहीं एडोलेसेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें आने वाले भविष्य भारत का तय होता है। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसा मैं बोल सकता हूँ पार्ट है किसी भी देश का जो हाईली पोटेंशियल वाला देश है, जिसमें काफ़ी हद तक कमजोरियाँ भी देखी गई है और बहुत अच्छी बातें भी देखी गई है। इसीलिए कोई भी नेशन जो है वो एडोलेसेंट एज के फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करता है। वो देखता है कि इतनी सी उम्र में ये जो बच्चे होते हैं, जो 10 से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं एडोलेसेंट एज के, वो कितनी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। जैसे कम उम्र में उनकी शादियां हो जाती है, लड़के लड़की की किसी की भी। अगर वो अनपढ़ रह जाए तो दिक्कत है किसी भी नेशन के लिए। लड़कियां अगर अनपढ़ रह जाए तो आने वाली जनरेशन, उनके बच्चे, उनके लिए बहुत सारी है। स्कूल ड्रॉप आउट्स कर देते हैं फैमिलीज़ के बच्चे, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शुरुआत से ही खाने पीने का सेवन जो होता है बहुत कम मिल पाता है ना। शुरुआत से उनको HIV एड्स जैसी बीमारियां हो जाती है। उसके बाद फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी उन्हें देखने को मिल जाती है। ड्रग अब्यूज़, अल्कोहलिज्म हो जाते हैं वो लोग, है ना, और बाल अपराध भी कर बैठते हैं। तो ये वो सारे केसेस हैं जो 10 से 19 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। इसीलिए पूरी तरीके से सरकार कोशिश करती है कि वो इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस ना करे। इसलिए सरकार ने समय समय पर नेशनल यूथ पॉलिसीज चलाई है यूथ के लिए। दिस इज़ नॉट द यूथ,
दिस इज़ द यूथ। यूथ के लिए क्या करा गया है कि समय समय पे हमें ये देखा गया कि क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव वर्कशॉप चलाई गई है। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी जनरेशन के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स हेल्दी लाइफस्टाइल बनाई है ना। सोशल वैल्यूज़ के लिए क्या कहते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट बनाया है स्कूलों के अंदर, फैसिलिटीज़ पार्टिसिपेशन दिया है, सिविक मैं बोल सकता हूँ क्या, अरे एंगेजमेंट दिया है, सपोर्ट यूथ एट रिस्क जिसमें से सोशल जस्टिस है वो देने की कोशिश करी है सरकार ने। इससे होता है क्या है कि सरकार समय समय पे जो नेशनल यूथ है वो पूरी तरीके से ट्रस्ट पे होता है, और आप देखते हैं कि स्कूल के अंदर इन्हीं बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करी जाती है, ताकि ये लोग जो होते हैं ना पूरी तरीके से जो नेशन है उसके कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस कर सकें। ठीक है। एंड अनदर पार्ट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से पहले आपको एक एग्जांपल समझना होगा। ये आपको नूडल्स दिखाई दे रहे हैं, चाउमीन दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से नूडल्स के अंदर बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जैसे कि ये सारे कंपोनेंट्स आपको दिखा रहे हैं, सोया सॉस हो गई, ग्रीन ऑनियंस हो गए, कैरेट हो गया, वाटर हो गया, है ना, कुकिंग वाइन वाइन हो गया, सीमेंस ऑयल हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इस सिर्फ और सिर्फ चाउमीन को बनाने के लिए लगती है। ऐसे ही पॉपुलेशन को जानने के लिए, पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन को जानने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें समझनी होती है, जैसे कि उनका एज कैसा है, सेक्स कैसा है, सेक्स रेशो कैसा है, लड़का लड़की कितने हैं, प्लेस ऑफ रेसिडेंस कैसा है, वो कितने ट्राइब्स के लोग हैं, कौन से ग्रुप रिलीजन को मानते हैं, कितनी लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी शादीशुदा स्टेटस कैसा है, पढ़े लिखे अनपढ़ है, एजुकेशनल लेवल कैसा है, कितने लोग किस टाइप का काम करते हैं। ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में काम आते हैं। इससे होता है कि सरकार पूरी तरीके से जो अपनी सोशल वेलफेयर की फैसिलिटीज़ होती है ना, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ होती है, वो देने की कोशिश करती है। इससे वो काफ़ी हद तक क्या कहते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि ठीक हो पाते हैं सरकार की सेवाओं का यूज़ करने के लिए। एंड अनदर पॉइंट इज रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन। आप सभी को पता है कि पूरे भारत के अंदर, इवन दिल्ली के अंदर भी हमें अर्बन सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो भारत के हर स्टेट के अंदर अर्बन और रूरल सेटलमेंट दोनों देखने को मिलता है। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार आज भी हमें ये मिलता है आंकड़ा कि 72% जो लोग हैं वो गांव के अंदर रहते हैं, जिसमें से बिहार और सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग गाँव के अंदर रहते हैं, और गोवा और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे कम लोग गाँव के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे रूरल सेटलमेंट कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि हमें रूरल सेटलमेंट से हट के अर्बन सेटलमेंट में जाना चाहिए, जिसमें से गोवा और महाराष्ट्र काफ़ी हद तक कामयाब है। तो ये आपको विकिपीडिया से एक चार्ट मिल जाएगा जिसमें आपको ये दिखाई देगा कि कैसे जो हाईएस्ट में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में रूरल पॉपुलेशन कितनी है और अर्बन पॉपुलेशन कितनी है। ऐसी अगर लोवेस्ट पे देखा जाए तो रूरल पॉपुलेशन कितनी है, गांव में रहने वाले लोग कितने हैं, और अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, शहरों में रहने वाले लोग कितने हैं, है ना। ये हर स्टेट की अलग अलग हो सकती है, और आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके सभी स्टेट्स की बात हो रही है। ऐसे ही यूनियन टेरिटरीज भी हैं, है ना, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जैसे कि दिल्ली है। दिल्ली में आप देख सकते हैं कि रूरल पॉपुलेशन अलग है, अर्बन पॉपुलेशन अलग है। ऐसे लक्षद्वीप के अंदर रूरल पॉपुलेशन अलग है, अर्बन पॉपुलेशन अलग है। समय समय के हिसाब से डेटा बदलते रहते हैं, इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस बस आपको ये करना है कि किस तरीके से यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के अंदर जो रूरल पॉपुलेशन है वो 72% से गिर कर क्या और नीचे हो पाएगी, मतलब क्या लोग गांव से हटके शहरों के अंदर ट्रांसफ़र हो पाएंगे, अगर ट्रांसफ़र होंगे तो वो क्या कारण होंगे, सरकार को क्या बदलाव करने चाहिए, ये सब चीज़ें, है ना। तो इसीलिए लोग क्या कहते हैं नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हट के, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी से हट के नॉन प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जाएंगे जब वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर बस पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगा, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, उनको काफ़ी हद तक सफाई मिलेगी, हाइजीन कंडीशंस मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन। मतलब क्योंकि भारत जो है डाइवर्सिटी कंट्री है, डाइवर्सिटी मतलब भाषाओं के हिसाब से देखा जाए तो भारत के अंदर बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती है।
और इस हिसाब से संविधान में वैसे तो 22 भाषाएं रजिस्टर्ड कर रखी है, जिसे अब शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन वैसे तो हमारी कंट्री के अंदर बोला जाता है कि लगभग 179 लैंग्वेज बोली जाती है, जिसमें से भाषाएं तो इतनी सारी है, लेकिन अगर बोलियां देखें तो 544 बोलियां हैं। मतलब अकेले एक यूपी के स्टेट के अंदर भी ना आपको बहुत सारी बोलियां जो है मिलने, है ना, भोजपुरी, अवधी, बिहारी, नेचुरल प्रकृत लैंग्वेज हो गई, उड़िया हो, मतलब बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो मैं बोल सकता हूँ कि बोलचाल में इस्तेमाल होती है। लेकिन भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 22 लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे रखी है, जिसमें से ये लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आप देख सकते हैं हिंदी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के लोग हिंदी बोलते हैं, देन इंग्लिश है, देन बंगाली है, देन मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है, उर्दू है ना। तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस, संस्कृत है। और अभी भी अगर मैं बात करूँ बोलियों की तो कम से कम संस्कृत है, बोडो है, मणिपुर है, ऐसी कुछ बोलियां हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं स्टेट्स के अंदर बोली जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक स्टेट के अंदर बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारी बोलियां होती हैं, लेकिन हिंदी भाषा जो है वो हमें भाषाई आधार पर सबसे ज़्यादा बोलने को हमें पूरे भारत के अंदर 2011 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाता है कि लोग यही बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक, मतलब किस किस हिसाब से लोग जो भारतीय भाषा है उसके 4 परिवार हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। मतलब ये 1.2 आपके टेबल में मिल जाएगा कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कहाँ से इमर्ज हुई है, कहाँ से बोली जाती है, और इनकी जो क्लासिफिकेशन है, इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से। तो आप ये टेबल देख के समझ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको टेबल समझ में नहीं आता देन आप मुझे कमेंट करिए, या तो आप अपने टीचर से ही पूछ सकते हैं, जो आपको काफ़ी हद तक बताने में आपकी मदद करेंगे। तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। एंड दिस इज इट इन दिस वीडियो, एंड दिस इज इट इन दिस पार्ट, एंड होप यू लाइक इट एंड डू कमेंट व्हाट यू आर नॉट एबल टू गेटिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।